देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी हमारे बारे में क्या कह रही है बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। बीजेपी तो हमेशा से, क्योंकि अपोजिशन पार्टी है, हमारे खिलाफ ही बोलेगी। कौन किसका रास्ता रोक रहा है बीजेपी को कहां से पता चल गया? अच्छा समझ आया? नहीं। दूसरी बात ये आती है कि जो पहला विषय था कि बैसाखियों पर, अरे बैसाखियों पर तो आज सरकार भी है, क्या सरकार बैसाखियों पर नहीं है? और बैसाखियों पर तो आप 38 पार्टियों का सब साथ मिलाकर सबको चुनाव लड़ रहे थे, तो क्या बैसाखियों पर थे? कोएलिशन में तमाम पार्टियां गई हैं, क्या मोदी जी कोएलिशन में नहीं है? मोदी जी तो इतने कमजोर हैं कि 2014 में 2-2 सीटों से लड़े थे। तो मैं कहना लगूं कि वो भगोड़े हो गए थे वडोदरा से। मुझे लगता है शब्दावली पर थोड़ा सा नियंत्रण रखना चाहिए। किसी सांसद के लिए, जीते हुए के लिए मूर्खता का शब्द इस्तेमाल करना शोभा नहीं देता है। वापस आता हूं, उन्होंने कहा सपनों में जी रहे। अरे भी सपनों में तो 10 साल तक पूरा देश जीता रहा। और उसी का रिजल्ट आया कि जो जिस तरह से तमाम चीजों का दुरुपयोग करने के बाद भी आप बड़ी मुश्किल से सरकार बचा पाए, और उसमें भी तमाम चीजें आ रही हैं। सपनों में तो सपने तो आपने दिखाए थे 15 लाख से लेकर 100 स्मार्ट सिटी, बुलेट ट्रेन और 2 करोड़ रोजगार और किसान की आय दुगनी और पता नहीं कौन कौन से सपने दिखाए थे। बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। लेकिन मैं भी और अंजना जी आप भी बनारस में रहे थे। बनारस की हालत ये थी कि शायद हमें भी अंदाजा नहीं था कि जनता इतनी नाराज है। जनता इतनी नाराज थी कि मुख्य मुद्दों पर, जिस भी मुद्दे पर जिस भी व्यक्ति से बात की उसी ने कहा मोदी जी ने कुछ नहीं कराया। यहां तक कि बनारसी लोग ये कह रहे थे कि 2 सांसद प्रतिनिधि 10 साल में आए, वो भी दोनों गुजरात से आए। बेशर्मो शर्म करो शर्म। एक ने तो पूरा भ्रष्टाचार फैलाया, तांडव किया, वहां पर जमीनों का अंबार लगा दिया गंगा के किनारे। और दूसरी बात उन्होंने कहा कि बनारसियों को तो इस लायक भी नहीं समझा कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर रख लें। वहां बनारस, तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? हिंदू यूनिवर्सिटी में मेडिकल हॉस्पिटल में कितने दिनों से हड़तालें चल रही हैं। जो हड़ताल का पक्ष भी रखता है, विरोध भी करता है, सबको नोटिस चले जाते हैं। यहां तक कि वहां पर विकास के नाम पर केवल और केवल कुछ मंदिर तोड़े गए। और सुन इधर बेटे, बात सुन। मंदिरों के तोड़ने के साथ साथ वो जितने पुजारी थे आज तक भी नाराज हैं। कहते थे हम क्योटो बना देंगे। हालत यह है कि क्योटो बनाने के चक्कर में वो टोटो सिटी बना दी इन्होंने। वहां यही नहीं, अभी और सुनिए। वहां पर आप जाइए, किसी भी गली में, मोहल्ले में आपको 2 किलोमीटर चलना है, 2-2 घंटे लगते हैं। तो जो जड़ मूल समस्याएं थी बनारस की, एक प्रधानमंत्री लेवल के कद के व्यक्ति ने जब वहां पर नुमाइंदगी की 10 साल तक, तो वहां पर कुछ नहीं हुआ। यहां तक कि वो जो खजूर के पेड़ थे वो भी गुजरात से लाकर लगा दिए इन्होंने। कि जो मूल जो वनस्पति थी उसका भी इन्होंने पूरी तरह से उसको विनाश करने का काम किया। हम कह रहे हैं कि विकास किया होता, काम किए होते, तो प्रशासन के दबाव में 33 लोगों के नॉमिनेशन आपको कैंसिल नहीं कराने पड़ते। श्याम रंगीला जैसा एक व्यक्ति जो केवल मिमिक्री करता है, हंसी मजाक करता है, उसके ऊपर उसको वहां पर नॉमिनेशन नहीं भरने दिया गया। देखिए, ये टोपी वोपी पहनाने का काम मैं खुद कर लेता हूँ। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। यहां तक कि शंकराचार्य, जो हिंदू महासभा पूरी तरह से विरोध में खड़ी थी, वो अपना कैंडिडेट उतारना चाहती थी, उसको भी नहीं उतारने दिया। तो प्रशासन का, धन बल का, हर तरह का दुरुपयोग हुआ। अन्यथा मोदी जी का जिस तरह का वहां पर ग्राफ था और जिस तरह का वहां पर लोगों की जनभावना थी, मैं समझता हूं कि अगर समय रहते वहां पर कोई भी मजबूत कैंडिडेट होता, वही मोदी जी को हरा देता। प्रियंका जी तो कम से कम 3 से 4 लाख वोटों से हराती हैं। अजय राय में क्या प्रॉब्लम है? अजय राय लड़े, आप मतलब आपके प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका मनोबल ऐसे क्यों गिरा रहे कि वो लड़े तो हार गए और प्रियंका जी लड़ती तो जो मतलब कहते हैं बंद मुट्ठी लाख की, खुले तो पता नहीं कितने की। अब चुनाव लड़ेंगे तब तो पता चलेगा। अबे साले, हाँ बेटा, लगता है तुम खा के ही मानोगे। देखिए अंजना जी, बिल्कुल आपका बिल्कुल वाजिब सवाल है। मैंने अजय राय जी को किसी भी रूप में कम नहीं आंका। अजय राय जी ही हैं जिन्होंने 1.5 लाख के मार्जिन के करीब मोदी जी को लाकर छोड़ा है। लेकिन मैंने कहा कि आकलन शायद ग्राउंड का उतना नहीं था कि मोदी जी से लोग इतने नाराज हैं। अच्छा समझ आया? नहीं। पहले तो सब लोग कहते थे कि मोदी जी जहां से चुनाव लड़ेंगे चारों तरफ की सीटें जीत जाएंगे। आज उल्टा हो गया है। बनारस के चारों तरफ के कैंडिडेट कह रहे हैं कि मोदी जी हमारे ऊपर लायबिलिटी बन गए। मोदी जी की वजह से सब हम हार गए। क्योंकि बनारस केंद्र बिंदु था और बनारस में मोदी जी की बहुत भयंकर नकारात्मकता थी, और इसी नकारात्मकता की वजह से हम चारों तरफ हार गए। अब अजय राय जी के ऊपर आता हूं मैं। अगर उनको भी 2-3 महीने पहले कह दिया जाता कि प्रियंका जी कैसे फोकस करती? वो तो रायबरेली पे फोकस कर रही थी। पर फोकस कर रहे थे आलोक जी, प्रियंका जी भी तो अमेठी रायबरेली पे फोकस कर रही थी। 10 दिन तो उन्होंने वहां पर कैंप किया जाकर राहुल गांधी को जिताने के लिए। इधर बेटे, बात सुन। अंजना जी, बीच में ना बोल। अंजना जी, स्टार कैंपेनर होना और प्रदेश अध्यक्ष होना, दोनों में बहुत फर्क है। प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर ऑर्गेनाइजेशन से लेकर तमाम चीजों की जिम्मेदारी रहती है। 1 महीने पहले तक भारत जोड़ो न्याय यात्रा में प्रदेश अध्यक्ष बिजी थे। मैं समझता हूं कि स्टार कैंपेनर उन्होंने कर्नाटक में भी खूब प्रचार किया, हिमाचल में भी किया, जहां पर भी उनको मौका मिला या पार्टी ने कहा, उन्होंने, प्रियंका जी ने चुनाव प्रचार किया और बहुत अच्छे रिजल्ट आए। प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारियां और बढ़ जाती हैं। फिर भी मैं कहूंगा कि अजय राय जी को 3 महीने 4 महीने पहले फ्री हैंड देके और लड़ाया जाता तो मोदी जी को वो भी निपटा देते। आशुतोष जी, हिम्मत तो ना अखिलेश यादव कर पाए, ना राहुल गांधी कर पाए, ना प्रियंका गांधी कर पाई कि जाकर पीएम के खिलाफ लड़े। अब हार जीत जब जनता ने तय कर दिया, उसके बाद आकर कहना कि हम ये कर देते और वो लड़ जाती तो हरा देते, पहले हिम्मत करते ना। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। आज की बात तो सिर्फ हवा हवाई हो गई। चुप हो जा, साथ में फिर चुप हो जा। अंजना जी, पहले तो आपको भी जन्मदिन की शुभकामनाएं। ये हम लोग बहुत को मिला है कि आज ऑनलाइन आपको बोल सकते हैं। देखिए अंजना जी, आपका सवाल बहुत बढ़िया है, लेकिन आप देखिए क्या वाकई इस चुनाव में कांग्रेस या सपा लड़ रही थी या वाकई जनता लड़ रही थी?
अगर आप आंकड़ों के हिसाब से जाएं तो इस 2024 में ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बोल रहे हैं इनके 96 एमपी पूरे देश में चुनाव हार गए। सिटिंग एमपी 96 हार गए और 20 मिनिस्टर्स इनके चुनाव हार गए हैं। लेकिन ठीक है, आपको सरकार बनाने का मौका मिला है, वो एक अलग बात है, लेकिन जनता ने अपना जनादेश इसी हिसाब से दिया। नाइस। अब 2014, 2019 और 2024 खाली बनारस देखिए। 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे 56% वोट लेके, 19 में ग्राफ बढ़ा के वो 63% गए, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ 2024 में वो 56 से बिके 54 में आ गए। उस समय ये बोला जा रहा था काशी इसलिए चुना गया कि आसपास के उत्तर प्रदेश और बिहार पूरा उससे इफेक्ट होगा और हम सब जीत जाएंगे। आज स्थिति क्या है? 7 जिले हैं बनारस के आसपास बिल्कुल चिपके हुए, आजमगढ़, गाजीपुर, चंदौली, मिर्जापुर, इलाहाबाद, संत कबीरनगर और जौनपुर। आप कितना जीत पाए? 1 मिर्जापुर जीते। आप 6 के 6 चारों आसपास आ रहे हैं, आजमगढ़ हारे, गाजीपुर हारे, चंदौली हारे, इलाहाबाद हारे, संत कबीरनगर हारे, जौनपुर हारे। आप क्या कर रहे हैं? और आप बता रहे हो मोदी फैक्टर है। मैं आपको बताऊं 5 विधानसभाएं हैं, उसमें से एक ऐसी विधानसभा है वाराणसी साउथ दक्षिण, उसी बनारस दक्षिण में काशी विश्वनाथ धाम बनाया गया, उसी बनारस दक्षिण में नमो घाट बनाया गया, उसी में स्मार्ट एरिया पक्का महाल बनाया गया। स्थिति यह है कि 1 लाख वोट भी मोदी जी को वहां से उस विधानसभा से नहीं मिल पाए। पहली बार ऐसा हो रहा है। और ऐसे 20 बूथ हैं बनारस में जहां पे भारतीय जनता पार्टी इकाई में रही है, मतलब मैक्सिमम वोट 9 है वहां पर, 9, किसी में 1, किसी में 2, ये देश की स्थिति है। और 180 बूथ ऐसे हैं, जफर इस्लाम साहब जाके देखिएगा, जिसमें आप दहाई में पहुंच पाए हैं। और आप बता रहे हैं कि बिल्कुल चमत्कार कर दिया। स्थितियां को समझिए, जहां आपके 5 विधायक आपके हैं, 17 में भी हैं और 22 में भी हैं, वहां आप बुरी तरह के पराजित हुए हैं। और ये मैं उन बूथों को बता रहा हूं जो अर्बन है, जो शहरी हैं। गांव में रोहनिया और सेवापुरी की स्थिति देख लीजिएगा तो आपको शर्म आ जाएगी कि यहां स्थिति प्रधानमंत्री लड़ रहे हैं जो अनडिफिटेबल, अनविंसिबल आदमी थे। कुछ शर्म आया है? तो भारतीय जनता पार्टी अब जो है ये समझ गई है कि इस देश में अगर चुनाव सरकार जनता के खिलाफ लड़ेगी तो आप कुछ भी कर लीजिए, जनता किसी को भी पलट सकती है। 3.5 लाख से जीतने वाला आदमी अगर 1.5 लाख पे आ गया है तो आप खुद समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री इनविंसिबल है कि नहीं। का जवाब देते हैं। समाजवादी पार्टी की परफॉर्मेंस अच्छी है, इसको कोई इनकार नहीं कर सकता। नहीं, मैं किसी पार्टी को डिफेंड नहीं कर रहा हूं, मैं कांग्रेस पार्टी को डिफेंड नहीं कर रहा हूं। वो राहुल गांधी लड़ते हैं या प्रियंका गांधी लड़ते हैं, ये तो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, इनका कोई जवाब नहीं दे सकते। मैं कह रहा हूं एक व्यक्ति जो प्रधानमंत्री है, जो सिटिंग पीएम है और जिसको ये बताया गया 10 साल में इनविंसिबल है, उसको तोड़ा नहीं जा सकता। वहां की 5 विधानसभाएं आपकी जीती हुई हैं और जिसका बड़ा सा डपोर संघ पिछले 10 साल में हर जगह पे बनाया गया। अगर वो 3.5 लाख से घट के 1.5 लाख पे आता है तो जनता ने और मतदाताओं ने अपना हिसाब दे दिया। आलोक जी एक बार बोल रहे, देखिए बीजेपी बार-बार ये कह रही है, पीएम ने भी कहा कि यूपी में झूठ फैलाया विपक्ष ने, आरक्षण के खिलाफ एक मुहिम चलाई फेक वीडियोस के जरिए। पीएम ने कहा कि जबकि हर जगह वो भाषण में कहते रहे कि आरक्षण नहीं हटाऊंगा, जब तक मैं जिंदा हूं आरक्षण लागू रहेगा देश में। अच्छा समझ आया? नहीं। दूसरा वो कहते हैं कि मुफ्त के पैसे देने की बात, वो जो 1 लाख रुपए वाला कांग्रेस का रसीद लेकर सब लखनऊ दफ्तर में पहुंचे, झूठ की वजह से आपकी तरफ लोग गए। अभी बताता है भाई, अभी बताता है, अभी किया ना, अभी बताता है। हमने कभी किसी मैनिफेस्टो का जनता जानती भी है, कुछ भाजपा के द्वारा प्रायोजित लोगों को भेज दिया जाए तो इसका मतलब नहीं है कि जनता बाकी सब जो है वो समझ नहीं रही थी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हमारी सरकार आती तो स्वाभाविक हम जरूर करते उस काम को, और जनता इस बात को जानती है। दूसरी बात यह है कि झूठ तो सबसे ज्यादा मोदी जी ने फैलाया इस पूरे देश के अंदर, चाहे वो हिंदू मुस्लिम करने में हो, चाहे मैनिफेस्टो को लेकर हो। मतलब देश के प्रधानमंत्री मछली से शुरू हुए और मुजरे तक पहुंच गए और आरोप दूसरों पर लगाए जा रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री के झूठ और अहंकार को देश समझ चुका है। एवरीबॉडी, सबके सब चोर हैं साले। इसीलिए बनारस में उनकी जो अभी जीत भी है वो पराजय से भी खराब है। सही पकड़े हैं। देश के प्रधानमंत्री रहने के बाद आपकी ये सिचुएशन हो गई कि प्रशासन के बल पर आपको बहुत लोगों के नॉमिनेशंस रिजेक्ट कराने पड़े। हार से भी बदतर सिचुएशन है। पिछले 10 दिन से 15 दिन से मां गंगा का नाम सुनाई नहीं दिया है। बोले बात आती है कि किसने झूठ फैलाया कि हम लोग इसमें संविधान में परिवर्तन करेंगे और 2/3 बहुमत चाहिए, 400 सीट चाहिए। ये हमारे स्टेटमेंट तो नहीं थे। अयोध्या के सांसद लल्लू सिंह जी ने क्या क्या कहा और राजस्थान में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री और एक सांसद प्रतिनिधि ने क्या क्या कहा, वो पूरे देश ने देखा है। तो मुझे लगता है कि बीजेपी ने जो असली मंशा थी वो देश के सामने आ गई। अब मैं कंफ्यूज नहीं हुआ हूं, मैं बिल्कुल स्ट्रेट हूं। मैं कह रहा हूं जिन जिन लोगों ने बैटिंग की, जिन जिन लोगों ने बीजेपी की चिलम भरी, हमारे यहां पर देहात में कहावत है, वो सब लोग, वो सारे दल बीजेपी ने समाप्त कर दिए। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।